स्टूडेंट्स होमवर्क में देख लेते हैं पहले क्या क्या पूछना है आपको। बताओ भाई, होमवर्क में रेस दिया था। रेस कौन सी? 27। ओके, रेस 27। 27 में पहले का आंसर आता है सी। फर्स्ट का आंसर है सी, बैलेंसिंग का। रेस नंबर 27 में पहले का आंसर है सी। दूसरे का आंसर बच्चों आता है बी। तीसरे का आंसर है ए एंड डी। चौथे का आंसर मेरे पास लिखा है बी एंड सी। पांचवें का आंसर जो है ए। पांचवें का ए। छठे का आंसर है ए बी सी डी। सातवें का आंसर है ए सी डी। आठवें का आंसर है बी। नवे का आंसर है डी। और 10वें का आंसर है -549.74 जूल पर केल्विन और प्लस 265.65 जूल पर केल्विन। बताओ भाई, नाइन्थ में नाइन्थ का आंसर मैच नहीं कर रहा है सर। ठीक है चलो, कुछ और नाइन्थ के अलावा तो नाइन्थ बताना है आपको, तो बताना ही पड़ेगा एट्थ वाला। एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, दो एनर्जी लेवल पर ए और बी above the ground state having principal quantum number n1 and n2. A sample of this H-like species has all the atoms ions in excited state. तो एक लेवल है ए, एक लेवल है बी और एक है n=1 ग्राउंड स्टेट। ठीक है, energy level B is greater than A and total of 15 lines are emitted from the sample on returning to ground state, out of which 6 lines are emitted due to electronic transition between level N1 and N2. एनर्जी डिफरेंस इतना है। Total of 15 lines are emitted from this sample on returning to ground state. तो बेटा 15 लाइंस मतलब यहाँ पे ये है N2, ये है N1। जब हाइयर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे आते हो टोटल लाइंस कितनी एमिट होती हैं? 15। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? N2 माइनस N2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15। पता है ना आपको? N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो इससे 30 हो जाएगा। N2 निकल आएगा, कितना निकलता है? 4 आएगा, 6 आएगा। ओके तो 6 माइनस 5, हाँ ठीक है उतना ही आएगा। N2 हो जाएगा 6 ऑर्बिट नंबर, 6 आ गया। ठीक है, अच्छा फिर EN2 माइनस EN1
तो वो दे रखा है 4.53, EN2 माइनस EN1 4.53, तो EN2 होता है -13.6 इंटू जेड। पता है क्या? जेड नहीं पता ना, H लाइक स्पीसीज है, ओके, जेड भी नहीं मालूम है। अच्छा, जब इनमें N2 और N1 के बीच में कितने एलिमेंट होती हैं? 6। तो एक्सप्रेशन हो गया N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6। जहां पे N2 कितना रख देंगे? यहाँ पे 6, तो उससे N1 आ जाएगा मेरा। कितना आ रहा है? 3, N1 3 आएगा, N2 6 रख के ये मैंने फाइंड आउट किया, N1 6 आ गया। फिर मुझे जेड भी निकालना है, एक नंबर है ना। तो जेड कितना? -13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर इक्वल टू 4.53। जेड जेड कितना रख देंगे अपन? निकालना है, N2 N1 पता है, तो इससे जेड आ रहा होगा कुछ 2 आ रहा है। ओके, ये भी आसानी से आ जाएगा कैलकुलेशन करके, जेड 2 आ रहा बता रहे हो आप लोग। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मिनिमम वेवलेंथ इन दिस ट्रांजिशन, इन द अबव ट्रांजिशन। अब इनमें मिनिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? इन जितनी वेवलेंथ एमिट हुई, 6 से 5 वाली भी होगी, 6 से 4 वाली भी होगी, 6 से 1 वाली भी होगी। तो मिनिमम एनर्जी ने मिनिमम वेवलेंथ बोला ना, तो मैक्सिमम एनर्जी कहां से होगी? N2 से 1। तो मैक्सिमम एनर्जी यानी मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है ना। इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी, क्यों? क्योंकि एनर्जी होता क्या है? Hc बाई लेमडा। तो लेमडा सबसे कम, तो एनर्जी सबसे मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी N2 से 1 वाला ट्रांजिशन। तो 6 से 1 वाला, यानी 6 से 1 वाला ट्रांजिशन। तो हमें एनर्जी निकालना था कि वेवलेंथ निकालना है इसका? वेवलेंथ। तो RH के टर्म में निकालना है क्या? रिडबर्ग कांस्टेंट में, ठीक है। तो जेड हो जाएगा 2, तो हमारे पास 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर, 36 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना। आ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन में नहीं है। ये लेमडा कितना आ जा रहा है फिर? 9/35, RH नीचे आ जाएगा नहीं, ठीक है, आंसर तो यही है। तो क्या ऑप्शन ही भी नहीं आ रहा है? 36/35 बोल रहा है, 9/8 बोल दिया। आंसर में इसमें दिया था, डी दिया था नहीं, 36/35। ये 2 को कंसिडर नहीं किया, 2 जेड 2 ही आ रहा है ना, 1 तो नहीं आ रहा है। हाँ, 2 ही आ रहा है ना। मिनिमम वेवलेंथ इन अबाउट ट्रांजिशन, RH। हाँ, तो यही तो होगा ना, मिनिमम वेवलेंथ इन अबाउट ट्रांजिशन। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें, यही करना ही था। और बताओ कुछ और किसी को? फिर सीट में, तो सीट में आयनिक की तो उसके सीट में आयनिक का एक्सरसाइज बताओ भाई। S1 एक्सरसाइज में 61, 61, चलो भाई, S1 में 61 देख लो। MX in water, also calculate pH। ओके, हार्डलेस हो रहा हुआ इसका नहीं,
के गिवन है तो हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा, नॉट स्ट्रॉन्ग बेस। आंसर नहीं आ रहा है क्या? कुछ अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ सकता है आपको, करके दिखा देता हूं मैं। ये mx है, तो यहाँ पर जो mx है वो जाएगा m प्लस और x माइनस, और x माइनस वाटर से रिएक्शन करके ये बना देगा HX प्लस OH आयन। अब ये सॉल्युबिलिटी SS हो गया, ये S माइनस एक्स हो गया, XX हो गया, ये S माइनस एक्स हो गया। ठीक है, और इसका KSP गिवन है 4 × 10⁻⁸। इसका KH है KW/KA 5 × 10⁻⁻10, यानी 10⁻⁻4/5 है ना बेटा। अब इसमें KSP लिखेंगे S इंटू S माइनस एक्स इक्वल टू KSP, और दूसरा एक्सप्रेशन हो जाएगा 4 × 10⁻⁸ लिखा, दूसरा लिखा -4/5 इक्वल टू x² / S-x। ठीक है, अब देखो ये KH बहुत छोटा वैल्यू है ना सॉल्युबिलिटी, तो मैं इसमें क्या x को नेग्लेक्ट कर सकता हूं इसके रिस्पेक्ट में? हम्म, कौन सा था क्वेश्चन ये? मैंने कुछ गलत लिख लिया क्या? ये के मैंने दूसरे का ले लिया, नीचे का ले लिया ना। टू मैंने नीचे वाले का 62 का के ले लिया। 2 × 10⁻⁻6, तो ये कितना हो गया? 10⁻⁻8/2। तो मैंने मिस्टेक कर दिया था, 10⁻⁻8/2। तो इससे तो फिर ऐसे ही सीधे सीधे आ जा रहा है क्या? अगर मैं इसको भी एक से नो कर दूं, मेरा एम क्या है? ओवर चाहे निकालना नहीं, एक्स निकालना है ना। तो इससे तो एस आ जाएगा कितना? 2 × 10⁻⁻4, और यहां रख देंगे तो एक्स आ जाएगा 10⁻⁻8/2, 2 × 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻12, तो एक्स हो जाएगा 10⁻⁻6। पीएच हो गया 6, पीएच हो गया 8। ऐसे ही है क्या? हाँ, नहीं हमने सेकंड रिएक्शन में लिखेंगे ना, सेकंड रिएक्शन में कन्वर्जन है ना। जो ये एक्स है ना, ये तो सेकंड रिएक्शन के हिसाब से कन्वर्जन है। तो इसमें 10⁻⁸ के ऑर्डर का है, यानी ये रिएक्शन बहुत आगे कम जाएगी, है ना। हम तो केवल सेकंड रिएक्शन के हिसाब से देख रहे हैं उसको, है ना। क्योंकि जितना भी एस कम होगा उससे बहुत कम एक्स होगा, कंपैरेटिवली देख रहे हैं। 50, 62 और 62 नहीं दिया था वैसा, नहीं दिया है, 0 नहीं दिया है। 64 दोहराता हूँ, और क्या तुम बोल रहे हो? 58, 58 एफ माइनस MgF2 और SrF2 के लिए, और 64 क्या क्या करूं? कोई बोला किसी ने क्या? अच्छा ये विजिबल, हाँ ब्लर तो है थोड़ा सा ये। ओके, तो ये 62 नंबर देख लेते हैं।
और फिर 64 नहीं 62 नहीं 58 और 64। बेटा इसमें F माइनस ए कंसंट्रेशन निकालना है तो साइमल्टेनियस सोलिबिलिटी वाला हो जाएगा, तो हो जाना चाहिए, है ना। ये तो MgF2 है ना बेटा, तो MgF2 और SrF2 दोनों का KSP गिवन है, तो इसमें लिख देंगे Mg प्लस टू F माइनस, इसमें लिख देंगे Sr प्लस टू F माइनस, इसमें सोलिबिलिटी S1 और 2S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये 2S2 हो गया, ये होगा 2S1 प्लस 2S2, ऐसे कुछ ना, ठीक है। अब इसका KSP कितना कितना दे रखा है, 9.5 10 की पावर माइनस 9, तो हो जाएगा 9.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इक्वल टू S1 इंटू 2S1 प्लस 2S2 का होल स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा 4 10 की पावर माइनस 9 इक्वल टू S2 2S1 प्लस 2S2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो मेरा एम क्या है, F माइनस निकालना, तो यानी S1 प्लस S2 का होल मतलब हल करना है, तो मैं यहाँ पर दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों को ऐड कर दो सीधे सीधे, तो ऐड करने पे क्या हो गया इधर 13.5 यानी 27/2 10 की पावर माइनस 9 इक्वल टू 4 कॉमन ले लेते हैं, S1 प्लस S2 का होल क्यूब, है ना। तो फिर ये इधर लेके S1 प्लस S2 निकाल के डबल करते हैं इसको, अगर आसानी से आता है। 64 में है 200 ml इतना C1 नाइट्रेट, इतना NaCl, ये तो होना चाहिए 64 तो, एक मिनट हाँ, IP किस पे से ज्यादा आ रहा है, पता नहीं, अब देख लेना आंसर, आंसर पीछे पीछे क्या दिया हुआ है, मोबिपिटी लिखा है, आपने वॉल्यूम बढ़ाने से कंसंट्रेशन कम किया, अच्छा। तो बेटा देखो सिल्वर आयन कितना है तुम्हारे पास, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन है 2 10 की पावर माइनस 4, 200 ml में थी 600 हो गया, तो 200/600 1/3, और Cl माइनस की कंसंट्रेशन हो गई 1.2 10 की पावर माइनस 6 इंटू 400/600, ऐसे किया था आपने, तो ये 1/3 हुआ, तो ये हुआ 2/3 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और ये 4/3 4/3 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 शायद, ठीक है, ये -10 हुआ, और आ जाएगा। और बताओ S1 में कुछ और, किसका 65 वाला, minimum mass of Na2SO4 needed to just start PPT of BaSO4 from 500 ml इतने मोलर BaCl2, कितना मास Na2SO4 का मिलाया जाए ताकि 500 ml 2 10 - 5 मोलर BaCl2 में PPT जस्ट बनना चालू हो जाए, ठीक है। तो 65 देख लो भाई, 65 में क्या है, जस्ट पीपीटी वाला केस है, तो देखो इसमें बैरियम आयन तो कंसंट्रेशन पता है, एक्चुअल में क्या है, बैरियम आयन की कंसंट्रेशन उसने कह दिया 2 10 की पावर माइनस 5 कैपिटल एम है, आपको Na2SO4 कंसंट्रेशन निकालना है ताकि उसमें इतना सल्फेट आयन आ जाए कि पीपीटी जस्ट बने, तो KSP मैं लिख सकता हूं बैरियम आयन कंसंट्रेशन इनटू सल्फेट आयन कंसंट्रेशन 8 10 की पावर माइनस 8 इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5 इंटू सल्फेट आयन कंसंट्रेशन, सल्फेट आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कैपिटल एम, और ये कहां से आ रहा होगा Na2SO4 से, तो यही कंसंट्रेशन हो जाएगी Na2SO4 की, ठीक है। अब बस क्वेश्चन ये कह रहा है कि मास निकालना है इसका 500 ml में, ये तो 1 लीटर के लिए आया, तो मोलैरिटी इक्वल टू इसका मास, इसका मोलर मास हो जाएगा 96,142 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना बोल रहा है भाई 500 ml, तो 500 ml में कितना मास होगा, बस, है ना।
आप ये मोलैरिटी निकाल लोगे और जो मोलैरिटी उससे मास निकालना है 500 में निकालना है, बस ये ध्यान देना। फिर बताओ भाई, ओवन का 73। हाँ एक मिनट एक मिनट, ओवन का 73। अच्छा ये अरे भी पढ़ाई तो दिया था मैंने क्या इसे, 73 का सेटल कर लो, आज हो जाएगा। अमोनिया की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है इसलिए। ओवन का 73 छोड़ दो, उसके अलावा किसी को कुछ और। O2 में, O2 का 13 का C, 12 का B एंड C। 12 का B देख लो और C। बट 12 के बी में क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ HA विद NaOH तो इतना, ओके गिवन है। देखो एक चीज ध्यान दो कि जब भी तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले एसिड बेस रिएक्शन का, HA प्लस NaOH gives you Na प्लस H2O, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आपको के बोल रहा है, निकालो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये ध्यान रखना है, दिस इज रिवर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, रिवर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो बस आपको 1/KH निकालना है। KH होता है KW/K, है ना। रिवर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है ना, सॉल्ट में पहली क्लास में, सॉल्ट में पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले यही स्टेटमेंट लिखवाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इज रिवर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। जब भी न्यूट्रलाइजेशन के कॉस्ट निकालने के बोले, हाइड्रोलिसिस का उल्टा निकालना है आपको, ठीक है। फिर आगे बताओ, 12 का सी बोला था किसी ने, वो तो हुआ ना चाहिए मेरे ख्याल से, पीएच किसका, 12 का डी। सॉल्यूशन ऑफ A माइनस इज बेसिक, वहां तो होगा ना बेटा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस कराओगे, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो A माइनस जो होगा उसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस में H प्लस ले लेता है, HA प्लस OH आयन। सोल्यूशन तो बेसिक ही रहता है इसका एनायनिक हाइड्रोलिसिस में ना। और 13 का C, ओके। H2A एसिड है, इन अबव H2A सॉल्यूशन व्हेन 5 मिलीमोल NaHA आर एडेड pH increases by 2 units। ओके pH इंक्रीज बोला तो पहले की pH निकालनी पड़ेगी पहले भाई मुझे तो। ओके तो H2A है 0.1 मोलैरिटी का और 50 ml, ठीक है। और K1 K2 H2A है ये, है ना। तो Ka1 और K2 ये दे रखा है आपको, माइनस कितना कितना 5 और -8 ना, ठीक है। तो H2A पॉलीप्रोटिक एसिड है ना, उसका पीएच कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ PKA1 माइनस लॉग C। शॉर्टकट लग ही रहा है, दिख ही रहा है। तो हाफ ऑफ PKA1 कितना हो गया 5, अलग K1 लेते हैं ना 0.1, तो 6 हो गया, 3 आ रहा है पहले पीएच, है ना, पहले पीएच। अब मैंने इसे मिला दिया NaHA, तो अब मेरे पास कंटेनर में क्या है, H2A है और NaHA है। इसके कितने मिलीमोल्स हैं भाई H2A के, या मोलैरिटी देख लो, इसकी मोलैरिटी है 0.1, इसके कितनी मोलैरिटी, कितने मिलीमोल तुमने ऐड किए हैं 5। तो इसकी मोलैरिटी अगर निकालें तो इसके मिलीमोल 5 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml, तो ये भी 0.1 हुआ। तो कंटेनर में अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, ये क्या आता है, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में पीएच का फॉर्मूला PKA प्लस लॉग ऑफ, नीचे लेंगे H2A ऊपर से कॉन्जुगेट बेस, तो PKA कौन सा लेते हैं इसमें 1, H2SH माइनस 5 ही आएगा। तो प्लस 2 मिनट से बड़ा भी सही है। तो कुछ और किसी को सीट में 15 का 13 का डी पार्ट, 13 का डी 50 ml इतना NaOH मिलाया जाए तो वो
कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा H2A को। इसके 5 नहीं बेटा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा ना, हाफ न्यूट्रलाइजेशन होगा। इसके 5 मिलीमोल, उसके 5 मिलीमोल ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा, NaHA बनेगा, है ना। Na2 थोड़ा ना अपने दो दो स्टेप का न्यूट्रलाइजेशन होता है ना इसमें, तो कंप्लीट तो नहीं होगा, हाफ न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हो, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, थ्योरी अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो दिया था, आप लोग को ट्राई किया। चलो भाई, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का केस था। ओवन के 73 में बी में डाउट, बेटा उसको भी रहने दो। ओवन का 73 बाद में भी डिस्कस करना, आज देख लो एक बार, है ना। मैंने गलती से दिया था ओवन का 73, है ना, ओवन का 73 भी मत करो। बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक क्वेश्चन दिया था सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का, उसमें मैंने क्या बोला था कि मेरे पास एक कंटेनर में 3 आयंस थे, शायद Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, और यहाँ पे सबकी कंसंट्रेशन 10 की पावर कितनी थी, -2। तो बाहर से हमने क्या ऐड कर दिया था, Ag प्लस आयन। ठीक, सबका केएसपी भी गिवन था, इन तीनों का केएसपी गिवन था, है ना। तो एक का था -10, एक का था -13 और -17 शायद, ऐसे ही कुछ। तो बेटा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि इन तीनों में से कौन सा आयन सबसे पहले पीपीटी बनाएगा, और वो हमारा था AgI, है ना। I माइनस सबसे पहले पीपीटी बनेगा और कंसंट्रेशन -15 होगी उस वक्त। मैं करके दिखा देता हूँ फिर भी। तो इसमें पहला पार्ट अगर देखें, फॉर AgCl टू प्रेसिपिटेट, अगर आप चाहते हो AgCl का पीपीटी बने, तो उस वक्त उसका जो KSP होगा AgCl का, वो Ag प्लस कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस के बराबर होना चाहिए। और Ag प्लस तो हम मतलब Ag प्लस कंटेनर में कितना हो कि जस्ट पीपीटी बन जाए। तो जस्ट पीपीटी वाला केस देखते हैं हम लोग हमेशा, जस्ट पीपीटी वाला। तो केएसपी कितना था, 10 की पावर -10। सिल्वर आयन कंसंट्रेशन कितनी हो कि पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाए, ये तो -2 था। तो Ag प्लस कंसंट्रेशन AgCl के पीपीटी के लिए था -8 कैपिटल, है ना। और इसी तरह से फॉर AgBr टू प्रेसिपिटेट, और AgBr टू जस्ट प्रेसिपिटेट, अगर चाहते हो AgBr का पीपीटी बने, तो उसका जो KSP है -13, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग Ag प्लस कितना हो। तो Ag प्लस कंसंट्रेशन हम लोगों ने उस कितना फाउंड, कितना आ गया था, -11 कैपिटल। और इसमें आप चाहते हो अगर फॉर AgI टू जस्ट प्रेसिपिटेट, अगर आप चाहते हो AgI जस्ट प्रेसिपिटेट बने, तो उस वक्त KSP कितना है उसका, -17 इक्वल टू Ag प्लस कंसंट्रेशन इंटू I माइनस, -2 ना। तो Ag प्लस कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, 10 की पावर -15 कैपिटल। तो एक में भाई Ag प्लस इतना हो तो पीपीटी बनना स्टार्ट होगा, एक में -11, एक में -15। इसमें सबसे लीस्ट Ag प्लस की रिक्वायरमेंट है, पीपीटी सबसे पहले उसका बनेगा। तो इसमें ए पार्ट का आंसर आएगा कि AgI प्रेसिपिटेट फर्स्ट, और बी पार्ट का आंसर होगा कि कितना Ag प्लस कंसंट्रेशन चाहिए फॉर फर्स्ट सॉल्ट प्रेसिपिटेट, दैट इज 10⁻15 कैपिटल है। मेरे ख्याल से शायद सभी ने कर भी लिया था प्रीवियस क्लास में। थर्ड पार्ट में डाउट आ रहा था कुछ कुछ। तो थर्ड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब AgBr का पीपीटी बनना स्टार्ट होगा, उस वक्त Cl माइनस और I माइनस कंसंट्रेशन बताओ। तो व्हेन AgBr begins to precipitate, उस वक्त Cl माइनस कंसंट्रेशन और I माइनस कंसंट्रेशन क्या क्या होगी इंडिविजुअली। आप में से काफी लोग बोल रहे थे कि I माइनस होना चाहिए 0 और Cl माइनस
10 के -2। ओके, तो चलो देख लेते हैं। अच्छा, जब AGVR बीपीटी बनना जस्ट स्टार्ट होगा उस वक्त कंटेनर में AG प्लस बढ़ के कितना हो गया होगा? 10 की पावर -11 कैपिटल है, तो डाउट नहीं है ना भाई। जब AGVR बीपीटी बनाना चालू करोगे तो कंसंट्रेशन AG प्लस कितनी होनी चाहिए? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर AG प्लस इतना होगा तो KSP जो AGI का होता है वो क्या होता है? AG प्लस कंसंट्रेशन इंटू I माइनस कंसंट्रेशन। क्या KSP बदल जाएगा क्या उसका? कंटेनर में AG प्लस घटे बढ़े उसको KSP से क्या मतलब? तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो फिक्स है। तो होगा क्या कि KSP फिक्स्ड है, तुम बढ़ाते बढ़ाते I माइनस की कंसंट्रेशन, सॉरी AG प्लस की कंसंट्रेशन को कितना चाहिए था? -15। तब तो पीपीटी बनना स्टार्ट हुआ इसका। तो -15 में कुछ पार्ट पीपीटी बना और तुम AG प्लस बढ़ाओगे पीपीटी बनता चला जाएगा। एक्चुअल में तुम जीरो नहीं बोल सकते हो इसको, है ना। यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि I माइनस पूरी तरह से खत्म हो गया। अगर तुमने I माइनस को जीरो बोलो तो AG प्लस कितना चाहिए होगा? इनफिनाइट। आप अगर इस तरह देखोगे KSP अपॉन I माइनस इक्वल टू AG प्लस कंसंट्रेशन, इसको जीरो बोलोगे तो AG प्लस कितना चाहिए? इनफिनाइट आपको। तो होता क्या है कि KSP तो फिक्स्ड है, इसी KSP कितनी है? 10 की पावर -17। अब AG प्लस कंसंट्रेशन जब बढ़ के 10 की पावर -11 हो गई होगी तो कंटेनर में I माइनस कितना बच गया होगा? ये इतना फिक्स है, ये बढ़ेगा कंटेनर में, ये घटता जाएगा। तो I माइनस कंटेनर में घट के कितना रह गया होगा? 10 की पावर -6 कैपिटल। बहुत कम है। पहले कितना था? 10 की पावर -2। अभी कितना है? 10 की पावर -6 कैपिटल। मतलब मान लें इसको हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं 1 कैपिटल एन, तो ये हो गया 0.0001 कैपिटल एन। कितना बच गया है? लगभग लगभग सारा आई माइनस खत्म है, लेकिन जीरो तो नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि जीरो बोल रहे हैं का मतलब ये हो गया कि भाई तो दूसरा वाला एजी प्लस तुम्हारे पास इन्फिनिट होना चाहिए। हो क्या रहा होगा एक्चुअल में? जैसे से तुम एजी प्लस बढ़ा रहे होगे कंटेनर में, कुछ पार्ट आई माइनस के साथ रिएक्शन करके पीपीटी की तरफ जा रहा होगा और धीरे धीरे एजी प्लस की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही होगी। तो जब तुम्हारा दूसरा आयन पीपीटी बनने का नंबर आएगा तो उस वक्त एजी प्लस इतना होना चाहिए, यानी आई माइनस नेग्लिजिबल है। ये बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है, 1 से पॉइंट इतना हो गया आई माइनस, तो लगभग जीरो है, लेकिन वो बोलना जीरो तो ठीक नहीं रहेगा। तो आई माइनस इतना रहेगा और सीएल माइनस की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? 10 की पावर -2, क्योंकि उसका तो पीपीटी बन ही नहीं रहा है ना। तो एज नो पीपीटी, जितना तुम्हारे पास सीएल माइनस पहले था उतना ही रहेगा सीएल माइनस पावर। आई माइनस को बहुत सोच लो, है ना, क्या होगा। बाकी रोड ठीक ही है। ठीक है, ये बहुत ही कम हो गया, लगभग लगभग खत्म हो गया। आपने जीरो बोलने का मतलब तो केस में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो तो बोलना ठीक नहीं रहेगा। वो 10 की पावर -6 कैपिटल में नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट पहले कंपैरेटिवली, लेकिन अपन जीरो तो नहीं बोलेंगे उसको। हाँ, तब भी अच्छा, अब तुम सीएल माइनस की बात करो तो 10 की पावर कितना चाहिए था? -8। तब भी आई माइनस कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, यहाँ -8 रखो कि ये हो जाएगा कितना? -9। और नेग्लिजिबल है लेकिन रहेगा तो है ही उसको। हाँ। हम्म। नहीं, वो होगा क्या ना, ऐसे बाकी क्या क्यों रखे कि डिपेंडेंट है भाई? ऐसे तुम्हारे पास एजी प्लस बढ़ के मतलब इतना -15 हो गया, एजी प्लस कंटेनर -15 हो गया, या माइनस इसका पचवाब आए तो -14 हो गया, तो इसका तो पीपीटी बनना लगा था। लेकिन जब इसका आईपी इंटू आईपी निकालोगे, मतलब एजी प्लस इंटू सीएल माइनस, तो -14 है एजी प्लस कंटेनर में और ये है -2, है ना। ये कितना हुआ? -16। तो ये आईपी हुआ, आईपी लेस देन के एस पी है, फॉरवर्ड जाएगी नहीं, पीपीटी बनेगा ही नहीं। डायरेक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड नहीं जाएगी, पीपीटी नहीं बनेगा। आईपी और के एस पी का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर कौन सा था? 6। अब दो बच रहे हैं, और 7वां और 8वां, उसको भी देख लेते हैं। नोट कर लो उसको, लिख रहे हो तो जल्दी थोड़ा। तो इंडिकेटर स्टार्ट करते हैं, आखिरी पोर्शन इस चैप्टर का, करीब करीब एक क्लास चाहिए होती है पूरी उसके लिए। 4 5 6, यानी आज,
हाँ वो ना मुझे पहले पता था इनके कंडीशन में, पहले से बाहर से मालूम है कि क्लास आपको इसके बाद नहीं है ना। तो थोड़ा बहुत बढ़ा दूंगा मैं, पूरा तो खत्म नहीं हो पाएगा, काफी लंबी है, इंडिकेटर में छोटा भी नहीं है। नहीं मेरी भी क्लास नहीं है ना। हाँ हम भी फ्री, तुम भी फ्री हो, कोई टेंशन नहीं है। इसमें 50 क्वेश्चन है। अरे तो क्या हुआ, तुम लोग तो माहिर 50 100 200 कुछ भी कर लेते हो। हाँ तो हम भी 20 30 से कम क्या देंगे, 50 हो दे रहे हैं तो। इसको रब करूँ मैं क्या सेकंड कॉलम, कोई लिख रहा है क्या इसको सेकंड कॉलम? हम्म। किससे? हाँ हाँ मैंने किया है ना। वो कह रहे हैं चेक करके देख रहे हैं कि वो पॉसिबल है कि नहीं, स्पेसेस अवेलेबल है कि नहीं है। यही बात है ना। लेकिन अभी कंफर्म तो तुम लोग को नहीं पता ना किस में आ रहा है, अभी पता नहीं है ना। मैंने बोल तो दिया उन्होंने उनको, उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, करना होगा सबका करना पड़ेगा, सबका नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ मतलब सारे स्टार वाले सब करना पड़ेगा। अ, देखो अच्छा इसमें केस नंबर 7, टाइप 7 है ना, टाइप 7, 7 और 8। टाइप 7 लिखो इसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। हाँ टाइप 7, दो बच रहे हैं 7 और 8। तो उसमें लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इन अ सॉल्यूशन, solubility of a salt in a solution, solubility of a salt in a solution where one of its ion, solubility of salt in a solution where one of its ion undergoes complex formation, where one of its ion undergoes complex formation, where one of its ion undergoes complex formation, undergoes complex formation। बच्चों होता क्या है कि सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की निकालनी है एक ऐसे सॉल्यूशन में जहां पे सॉल्ट का कोई एक आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना शुरू कर दे। अच्छा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे मालूम पड़े, करना है नहीं करना है, तो उसके लिए अगेन कुछ डेटा गिवन होंगे, वो डेटा किस तरह की होती है पहले बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो कॉम्प्लेक्स में जब मेटल कटायन, जो कटायन होता है वो लिगेंड से जब इंटरेक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, वहां पे एक टर्म गिवन होता है फॉर्मेशन कांस्टेंट। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं ना, तो भाई तुमने क्या पढ़ा, एसिड के लिए के, बेस के लिए केबी, वाटर के लिए केडब्ल्यू, सॉल्युबिलिटी के लिए केएसपी। ऐसे ही फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है कॉम्प्लेक्स के लिए। तो कॉम्प्लेक्स के लिए एक कांस्टेंट डिफाइंड है फॉर कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस के लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट। को लिखा कैसे आता है पहले देख लेना। तो सपोज करो AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस लिखना है आपको, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। तो क्या होता है उसमें दो फॉर्मेशन कांस्टेंट होते हैं, KF1 ऑफ AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। ये कैसे लिखा जाएगा, जो मेटल कटायन है, पहला लिगेंड जब अटैच होगा इसके साथ, Ag प्लस एक्वस NH3 प्लस एक्वस गिव्स यू AgNH3 का, ये पहला आया NH3 प्लस एक्वस, ये KF1 ऐसे लिखते हैं इसका। और इसका सेकंड फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, जब दूसरा लिगेंड ऐड हो, तो मान लो 4 लिगेंड है, तो थ्योरेटिकली हम बोलते हैं KF1 KF2 KF3 KF4। वैसे यहाँ पूरा सिंपल दिखा रहा हूं, अगर मान लो AgNH3 प्लस है और दूसरा लिगेंड मैंने ऐड किया, ये भी एक्वस है, सर एक्वस ही है, ये क्या बन जाएगा, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, है ना, एक्वस, उसको बोल देंगे बच्चों KF2 ऑफ
AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस KF1 KF2। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा Ag प्लस एक्वस प्लस 2 अमोनिया मॉलिक्यूल गिव्स यू AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस एक्वस, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल ये। और जब ऐड करूंगा तो नेट फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या आता है KF1 इंटू KF2, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट, है ना। और एक चीज ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स बहुत ही स्टेबल होते हैं, है ना, तो इनका फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत हाई होता है, वेरी हाई। मतलब आप देखोगे 10 की पावर 35, 10 की पावर 20 के ऑर्डर पे, 10 की पावर 8 के ऑर्डर में ऐसा मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा वैल्यू गिवन होती है इसकी, ठीक। अच्छा, कॉम्प्लेक्सेस के लिए एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड है, उसे बोलते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो बस ये ध्यान रखना, अगर इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है ना तो उल्टा करना होता है, कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करना होता है कटायन में, उसके मेटल कटायन और लिगेंड्स को अलग अलग करना होता है। तो एक होता है KIN, वो होता है 1/KF, उल्टी रिएक्शन, और इसको बोलते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो शायद आपने से कॉम्प्लेक्स में फॉर्मेशन कांस्टेंट नहीं पढ़ा था क्या? ठीक है, चलो यहां पे लिख लो आप, तो वो होता है। तो देखो इसमें तो लिखो, पहले लिखना कैसे आता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। पहले वाले में हाँ पहला लिगेंड ऐड किया आपने, नहीं नहीं, ये तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि बेटा जैसे तुम्हें Ka1 ऑफ H2CO3, K2 ऑफ H2CO3, तो ऐसे तो पूरा ही लेते हैं ना, किसका K1 K2, ऐसे KF1 KF2। लिख लिया बच्चों? तो इस वीक ही ऐसा चलेगा, तुम लोग की क्लास आखिरी नहीं है ना, तीनों दिन अपने पास टाइम रहेगा, है ना। तो कोई ऐसा थोड़ी ना पूरी क्लास ले लूंगा, 15-15 20-20 मिनट तो चल सकता है, उसमें क्या है। तो ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि पूरी क्लास ले लूंगा, इतना मेरे पास भी नहीं है, सुबह 4 क्लास हो रही है, तो इतनी हिम्मत नहीं है 5वीं क्लास ले पाऊँ। हम्म, क्या कह रहा है? आज इसको लिखा था उन्होंने यहाँ पे, आगे बढ़े, क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं ना। केस 4 तक तुम देखना, इसमें भी अगेन एक दो क्वेश्चन ऐसे सुनने कहीं पे मिलेगा आपको, थोड़ी डिफिकल्ट हो, मतलब डेटा काफी सारे होंगे, तो कुछ एक टेक्निक होती है फॉलो करनी होती है, थोड़ा ये बस समझना पड़ेगा आपको, है ना। तो खास तौर से जब एडवांस का पेपर देने जाना तब थोड़ा इसको ढंग से देखते जाना, मेंस में इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं प्ले करता ये, है ना। हम्म, हाँ 1/KF है, ये के इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट 1/KF, जो KF नहीं करा ना उसका उल्टा होता है, फॉर्मेशन कांस्टेंट और ये इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन में कैसे करेंगे, डेटा को कैसे पहचानेंगे उसको देखते हैं, ठीक। तो उसको मैं रब कर रहा हूँ पहले लाइन में, ठीक है, ओके।
अब देखना बच्चों यहाँ पर कि तुम्हारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है, सपोज करो तुम्हें सॉल्युबिलिटी निकालनी है ना, सॉल्युबिलिटी AgCl का आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो KSP काफी था, हम लोगों ने टाइप 1 में ही देखा था, KSP गिवन है, सॉल्युबिलिटी निकालो, निकाल लेते थे। लेकिन अब यहां पर KSP AgCl के साथ साथ आपको कुछ फॉर्मेशन कांस्टेंट गिवन होगा किसी कॉम्प्लेक्स का, ये भी गिवन। ये दोनों चीजें गिवन होने का मतलब है कि वो कोशिश ये कर रहा है कि आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है AgCl की, है ना, KSP गिवन है, साथ साथ फॉर्मेशन कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स गिवन है। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट से मालूम पड़ता है कि आपको कॉम्प्लेक्स कौन सा फॉर्म करना है, कॉम्प्लेक्स कौन सा फॉर्मेशन करना है, इसका आइडिया आपको यहां से इजीली नजर आया। साथ ही साथ एक चीज और भी गिवन होगी, अमोनिया की कंसंट्रेशन, जेड कैपिटल, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन अमोनिया सॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन होगा कुछ, पानी के अंदर नहीं है, अमोनिया के अंदर सॉल्युबिलिटी निकालनी है। और कॉम्प्लेक्स गिवन होगा तो कॉम्प्लेक्स आइडिया लगा लेना कि भाई कॉम्प्लेक्स बनाना क्या है आपको फाइनली, ठीक है। अमोनिया कंसंट्रेशन भी होगी। अब अप्रोच क्या होगी उसको देख लेते हैं अपन। भाई KSP निकालना मतलब सॉल्युबिलिटी निकालना है, तो हम करेंगे क्या, AgCl को जैसे हम हर बार करते हैं पार्सली आयनाइज कर देंगे KSP का एक्सप्रेशन लिखने के लिए। ये KSP का देखना ध्यान से, दो स्टेप है खाली। अब ये क्या बनेगा, सॉल्युबिलिटी S और S मान लेंगे, जैसे ही Ag प्लस बनेगा वो कॉम्प्लेक्स से इंटरेक्ट करने लगेगा, अमोनिया से इंटरेक्शन करेगा, सोल्यूशन में अमोनिया है, तुरंत बना देगा कॉम्प्लेक्स AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस एक्वस। इसका इक्विवेलेंट क्वोशंट कितना है, Kf, बैलेंस कर लेंगे ट्वाइस NH3। अब ये S था तो S नीचे आएगा, S माइनस एक्स, है ना, ये कितना था Z, तो Z माइनस 2x, ये क्या बनेगा x, ये कितना हुआ S माइनस एक्स, ठीक है ना। अच्छा, दो एक्सप्रेशन बनेंगे, पहला वाला क्या हुआ KSP इक्वल टू S इंटू S माइनस एक्स, और दूसरा क्या होगा KF इक्वल टू x डिवाइड बाई S माइनस एक्स इंटू Z माइनस 2x का होल स्क्वायर। प्रॉब्लम है बच्चे को। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, एक S है और एक x है। अब तो कोई यहाँ डिफिकल्टी अराइज होगी, वो तो क्यूबिक बन जा रही है, S और x स्क्वायर में बहुत मुश्किल है सॉल्व करना, ठीक है। तो आप किसी तरह से इसको क्यूबिक साइड में, एक्स्ट्रा क्यूबिक बन जा रही है ना, एक्स्ट्रा क्यूबिक बन जा रही है, तो सॉल्व करना इतना आसान तो नहीं होगा इसको। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसी के थ्रू ही कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। और क्या होता है कई कई बार तो यहाँ पे 4 अमोनिया बन जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉपर आयन CuNH3 का होल 4 दे दिया तो 4 टाइम्स स्क्वायर 4 पावर आज कर पाएंगे। तो करना क्या होता है, देखना ध्यान से, इसमें अप्रोच क्या होती है, तो KF इज वेरी हाई, एज KF इज वेरी हाई, हमेशा होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। KF बहुत ज्यादा हाई है तो बेटा होगा क्या कि KF बहुत ज्यादा हाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रही है, 10 की पावर 20, 10 की पावर 30 ऐसे ऑर्डर का होता है KF। तो ये रिएक्शन पूरी तरह से, तो कोई ना कोई तो खत्म हो रहा होगा, और खत्म कौन होगा, जो आपका स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो हम इसमें अप्रोक्सीमेशन मानते हैं एज KF इज वेरी हाई, Ag प्लस कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जा रही है। तो Ag प्लस कंसंट्रेशन में जीरो करता हूं तो उसका मतलब S माइनस एक्स अप्रोक्सीमेटली जीरो, यानी S को क्या मान सकता हूं x, लेकिन इसको करने के पहले इनको मल्टीप्लाई कर देना ताकि ये S माइनस एक्स हट जाए, क्योंकि यहां पर तो जीरो रखोगे और यहां जीरो रखोगे तुम, है ना, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, एक ये ऑलमोस्ट जीरो है और ये इन्फिनाइट की तरफ, इन दोनों में कंपैरिजन देखें तो बहुत ऐसा है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो KSP इंटू KF क्या हो जाएगा, S इंटू एक्स डिवाइड बाई Z माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब क्या करना, ये S का पे एक्स रख देना यहाँ पे और फिर रख के फिर अपना S निकल आएगा, ठीक है, ये कटे इस तरह से करते हैं, ठीक है, नोट कर लो यही तरीका होगा, वरना तो वो क्वालिटी क्यूबिक बनेगी और सॉल्व नहीं होगी वो, है ना, लिख लो इसको।
कॉम्प्लेक्स में यही करना होता है ना। कॉम्प्लेक्स में आ देना, ये एक्सप्रेशन लिख देना, फिर s माइनस एक्स को जीरो कर देना, मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को, वो s माइनस एक्स हट जाएगा और उसको जीरो कर देंगे, क्योंकि सेकेंड डायरेक्शन का k बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली खत्म ही हो गया ये Ag प्लस कंसंट्रेशन। इसका पावर फोर आएगा, मान लो अमोनिया 4 है तो यहाँ पे पावर 4 आ गया, तो भी क्या होगा, फिर एस इक्वल टू, तुमने एस इक्वल टू एक्स रखा, ठीक है, तो ये एस स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2s की पावर या 4s की पावर अब 4 आ गया, ठीक है, तो फिर लेना उसमें करना क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है ना। होगा नहीं क्या, तो रूट ले लोगे, तब क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे सीट में तो नहीं है, 2 पावर की है। नहीं आजकल तो नहीं आ रहे ना, पहले आते थे जब सब्जेक्टिव पेपर होता था। टाइम लगेगा इसमें करने में, इतना जल्दी नहीं होगा ये। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, नोट कर लो पहले। अब बेटा अमोनिया सोल्यूशन है ना, देखो केएसपी तुम्हारा दे रखा है, उसकी सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी कम होती है, 10 की पावर माइनस 10 के ऑर्डर की सॉल्युबिलिटी है, तो ये मान के चलते हैं कि भाई ये पार्ट सॉल्युबल होगा, ठीक है, कम सॉल्युबल है, और अमोनिया का सॉल्यूशन है, तो अमोनिया एक्सेस मान के ही कर रहे हैं इसमें, है ना, कि ये पूरा पूरा खत्म हो रहा है, ठीक है। हाँ यहाँ पर, हाँ 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 एस स्क्वायर, हाँ ये एस स्क्वायर हो जाएगा, जेड माइनस 2s का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर सीधे रूट ले लेंगे इसका, यहाँ पर तो रूट लिख देगा सीधे सीधे। हाँ तो फिर अपन को करना क्या पड़ेगा कि ऐसे एस स्क्वायर हुआ अपॉन फिर से एक रूट आ ही जाएगा। क्या चीज, जेड हाई आया, 10 की-2 की ऑर्डर का बड़ा आया। हाँ लेकिन इसमें सोलबिलिटी में बढ़ जाता है, होता क्या है ना कि एजी प्लस आगे बढ़ता जाएगा, घटाते जाएगा, ये के एफ बहुत हाई है, तो जो एजी प्लस है उसको काफी हद तक हटा देता है यहाँ से, मतलब इसमें बहुत ज्यादा फॉरवर्ड ले आता है, सोलबिलिटी बढ़ा पे देता है ना। तो आप क्या कह रहे हो कि उसमें जेड को अगर -2 के ऑर्डर का हुआ, तो उसमें एक्स को इग्नोर कर सकते हैं ऐसा। नहीं अपन अच्छा मतलब बहुत इनमें डिफरेंस आया तो हम कह रहे हैं ऐसा कर दो, ऑलरेडी
तो देखो ऐसा तो कभी पावर 4 का तो नहीं देखा मैंने, है ना, लेकिन जो पावर 2 का वो देखिए, पावर 2 के आए जो भी आए क्वेश्चन वगैरह। पावर 4 में अगर होगा तो फिर क्वालिटी बना के करना ही पड़ेगा आपको, मुझे लगता है वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है काफी। मतलब देखना क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन लिखो, इसमें लिखो कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, calculate solubility of AgCl, solubility of AgCl in 2.7 capital M, 2.7 capital M KCN solution, 2.7 capital M KCN solution। KSP दे रखा है AgCl की 10 की पावर -10 और फॉर्मेशन कांस्टेंट दे दिया है AgCN का होल ट्वाइस माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ 7, 1.6 10 की पावर 7 करके देखो। क्या करना पड़ेगा इसमें, ये Ag प्लस तो KF दे दिया उसने, इससे मालूम पड़ जाएगा कॉम्प्लेक्स क्या बनाना है आपको। तो क्या ले लेंगे 2Cn माइनस एक्वस, ये क्या बन जाएगा AgCN का होल ट्वाइस माइनस एक्वस, ऐसे ही ना, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं, S है, ये भी S में से x की आई कितना मोलर था 2.7 माइनस 2x, ये x हो जाएगा, ये S माइनस x हो जाएगा। अब इसका KSP आपको दे रखा है 10 की पावर -10, ये 1.6 10 की पावर 7 है। तो पहला एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन तो वैसे ही आएगा जैसे उधर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा Z माइनस यानी 2.7 माइनस 2x, KF बहुत हाई है, ये सब ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, KSP इंटू KF, KSP इंटू KF 1.6 10 की पावर 7 इक्वल टू S इंटू एक्स डिवाइड बाई 2.7 माइनस 2x का होल स्क्वायर। हाँ, और S को x ले लेंगे, तो ये S स्क्वायर डिवाइड बाई 2.7 माइनस 2s का होल स्क्वायर, हाँ 16 10 की पावर -4, रूट ले लेंगे,
तो इधर की तरफ आ गया 0.04 इक्वल टू एस अपॉन 2.7 माइनस 2s, ऐसे कुछ। तो कितना आ जा रही है, इनका -1 आ रहा है, तो एस की वैल्यू आ जा रही है 0.1 मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है, पानी के अंदर होता है JCl, तो कितना सॉल्युबल था, 10⁻⁵ केवल 10⁻⁵ होता मोल पर लीटर ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि होता क्या है, जैसे ही G+ बनेगा उसको हटा दिया जाएगा, ये जैसे ही G+ हटा दोगे फिर से फॉरवर्ड चली जाएगी वैल्यू, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं आपको। नहीं, 2s को नेगलेक्ट नहीं किया मैंने, सॉल्व किया है, मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई किया है मैंने, नेगलेक्ट नहीं कर रहा। ओके, इसमें लिखो, नोट करके लिखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी नोट करके, पहला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, solubility of salt increases, solubility of salt increases, comma, if one of its ion, solubility of salt increases if one of its ion undergoes complex formation, if one of its ion undergoes complex formation or undergoes hydrolysis, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट बढ़ती है अगर कोई एक कटायन एनायन में कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने लगा है, या फिर किसी एनायन की या कटायन की हाइड्रोलिसिस होनी शुरू हुई, क्योंकि जैसे ही सेकंड स्टेप में वो यूज होगा वहां पे कैसे खत्म होगा, कंटेनर में ये कम होगा कोई भी आयन, तो इसमें फॉरवर्ड जानी शुरू हो जाती है, इसलिए। और सेकंड पॉइंट है solubility of salt decreases, solubility of salt decreases due to common ion effect, due to common ion effect। तो ये क्वेश्चन वाला जगह 73 का आप लोग पूछ रहे थे कि अमोनिया के अंदर हाई सॉल्युबिलिटी क्यों है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है वहां पे, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस ड्यू टू कॉमन आयन। ठीक है, तो ये हमारा होता है ये 7वां केस। अब 8वां केस देखते हैं, हेडिंग डालना सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट टाइप 8 लिखना, उसमें लिखो solubility of salt in a buffer solution, solubility of salt in a buffer solution। सॉल्ट की जगह पे आप लिख दो कंपाउंड, है ना, कंपाउंड द वर्ड बेटर होगा, कंपाउंड, सॉल्ट की जगह पे कंपाउंड लिख दो, solubility of salt in a buffer solution या कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड का। अब देखो बेटा क्या है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर कंपाउंड में खुद H+ या OH आयन है, अच्छा बफर क्या करता है, अपनी को चेंज नहीं होने देता, तो एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि भाई कंपाउंड के अंदर खुद OH आयन है या H+ है, तो हमें उस OH आयन या H+ का बफर का यूज करना पड़ेगा, उसकी pH का। और एक सेकंड केस होता है जो अपन वहां देखते हैं, तो इसमें लिखो इसका पहला सब पॉइंट, तो क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं आपको, है ना, उस क्वेश्चन के थ्रू देख लेना आप। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है solubility of PbOH का होल ट्वाइस इन वाटर, solubility of PbOH का होल ट्वाइस, solubility of lead hydroxide PbOH का होल ट्वाइस इन वाटर is 6 into 10⁻⁶ capital L. Solubility of lead hydroxide in water is 6 into 10⁻⁶ capital L.
calculate its solubility, calculate its solubility in a buffer of pH 10, calculate its solubility in a buffer of pH 10. देखो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी गिवन है ना, तो पीबी OH का होल ट्वाइस, क्या दे देगा, लेड आयन एक्वस प्लस 2 OH आयन एक्वस। तो बेटा अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये बनेगा S, ये बनेगा 2S, है ना। और S गिवन है आपको, S कितना गिवन था, 6 10 की पावर -6, तो QSP कैसे लिखा जाएगा, S इंटू 2S का होल स्क्वायर, पानी में कुछ और तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 4S क्यूब, यानी 4 इंटू 6 10 की पावर -6 का होल क्यूब। ये QSP आ गई इसके पहले पार्ट से। अब कह रहा है इसी की सॉल्युबिलिटी बताओ, एक बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच साइज 8 दिया हुआ है, क्या दिया है, 10 दिया है, 10 दिया है, ओके पीएच 10। तो इन अ बफर ऑफ पीएच 10, तो बफर क्या करेगा, अपनी पिच को चेंज होने नहीं देगा, तो वहां पे पीएच 10 है, तो जैसे ही तुम इसको बफर में ऐड करोगे, इससे आने वाले OH आयन और बफर का जो OH आयन वो भी लिखना पड़ेगा मुझे। तो पीएच 10 का मतलब पीओएच कितना हो गया 4, तो OH आयन कितना हो गया 10 की पावर -4 फैक्टर। तो बफर तो अपने OH आयन को कांस्टेंट रखेगा, तो जब मैं इसका बफर में पीएच लिखूंगा तो PbOH का होल ट्वाइस सॉलिड गिव्स यू सॉलिड होगा, सॉलिबिलिटी है, सॉलिड होगा ये। तो क्या देगा, Pb +2 एक्वस प्लस 2 OH आयन एक्वस। तो यहाँ पे अगर सॉलिबिलिटी इसकी मान लेते हैं S गैस है, तो OH आयन तो यही रहेगा ना, 10 की पावर -4 ही देना पड़ेगा आपको, क्योंकि बफर वो अपनी चीज उसको थोड़ा चेंज करने देगा। ठीक है, बफर सॉल्यूशन में पीएच निकाल दोगे आप, ऐसा समझो आप, एक बफर सॉल्यूशन में सॉरी सॉलिबिलिटी निकाल दो, तो उसका केएसपी तो वही रहने वाला है, केएसपी में डिपेंड करता है किसी फैक्टर पे। तो केएसपी यानी कि 4 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -3 का क्यूब इक्वल टू उसके सॉलिबिलिटी बफर में इंटू OH आयन का 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर, इससे स्ट्रेस आएगा तुम्हारा। तो पानी में सॉल्युबिलिटी दे रखी है, पानी में तो ऐसे ही करते हैं, तो उन्होंने केस 1 लिखा हुआ है, उससे केएसपी नहीं कर लिया, केएसपी का यूज किया, जब पीएच 4 है 10 है तो OH आयन -4 होगा, वो फिक्स रखेंगे -4 को, यही करना चाहिए था। ठीक है, ये तो सिंपल बात था, अगला बात थोड़ा टिपिकल है ना, वो देख लेते एक बार, आखिरी क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी का, आखिरी क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी का आखिरी क्वेश्चन, हाँ अच्छा आज का भी आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आखिरी है, थ्योरी तो रहेगी ना, क्वेश्चन पढ़ना बोला, क्वेश्चन आखिरी है, थ्योरी तो इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं। ओके चलो करते हैं, ज्यादा टाइप करना पड़ाऊंगा, मैं थोड़ी थक गया हूँ सुबह से, सकते थे।
चलो इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लो। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, नोट करिए सबने तो राइट लेफ्ट से। ओके जल्दी करो पहले तो। केस वही टाइप 6-8 के अंदर ही है, बफरी के अंदर अपन कह रहे हैं पीएच। अब बफरी के अंदर सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं सॉल्ट की, है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, क्वेश्चन था कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट AgA, है ना, इस तारीख से ना, ऐसा कोई सॉल्ट है AgA इन अ बफर ऑफ pH 4, इन अ बफर ऑफ pH 4, KSP AgA का मेंशन किया हुआ है यहाँ पे 10⁻⁻12 KSP गिवन है, और KaHA का गिवन है 10⁻⁻8। अब देखो अगर तुम डेटा देखोगे तो ये तो काफी हद तक तुम्हें KSP और Ka गिवन है, तो खाली अगर वर्ड इसको भूल जाता कि के बफर ना लिखा होता तो मैं कैसे करता, KSP गिवन है Ag और Agi मैंने इसमें ब्रेक करता, फिर हाइड्रोलिसिस करवाया था सेकंड स्टेप में, के गिवन है तो हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ता, ठीक है ना। तो अब लेकिन यहाँ बफर ऑफ pH 4 लिख दिया। अब होता क्या है इसमें कि आप इसको दो तरीके से सोच सकते हो। जैसे मान लो जो अपन ने पढ़ाया था आपको कि AgA सॉलिड है, उसको आयंस में ब्रेक करना है, Ag प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस, और A माइनस एक्वस की हाइड्रोलिसिस करवा देनी है अपन को, है ना, कि इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा Ha एक्वस प्लस OH माइनस आयन एक्वस। फिर हमने कहा था भाई इसको S लिखो, इसको S लिखो, फिर S माइनस एक्स लिखेंगे, ये XX, ये S माइनस एक्स, ऐसे कुछ ना। अब क्या है कि ये पानी के अंदर नहीं है, ये एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर है जिसका पीएच कितना रखा हुआ है 4। pH 4 का मतलब ये हो गया ये एसिडिक, मतलब एसिडिक बफर है। तो जैसे ही H प्लस यहाँ पर ज्यादा है तो H प्लस OH आयन से फर्दर रिएक्शन कर जाते हैं और वो क्रिएट कर देते हैं H2O, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है KSP, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है KW/K, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है 1/KW, 1/KW, क्योंकि एसिडिक बफर है। जैसे ही OHN बनाना, एक्स्ट्रा OHN बनेगा, H प्लस काफी ज्यादा है, तुरंत उसको हटा देकर वहां से। तो मैं अगर दोनों इन दोनों को ऐड कर दूं, है ना, मैं इसको हटाता हूं, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं रिएक्शंस को, तो OHN हट गया, H2O हट गया, और मेरे पास जो सेकेंड रिएक्शन होती है ना वो क्या होता है, A माइनस एक्वस H प्लस एक्वस से रिएक्शन करके दे देता है HA एक्वस। तो वन इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/K, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है बेसिकली, अगर तुम इसके सॉल्यूशंस देखोगे कहीं पर इस तरह क्वेश्चन के देखोगे बुक्स में, तो वो क्या करते हैं, पहला स्टेप तो वही लिखेंगे जो हमने लिखा है, और सेकंड स्टेप में सीधे ए माइनस को H प्लस से जोड़ देते हैं। यानी क्या होता है AgA सॉलिड, Ag प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस, और जैसे ही A माइनस एक्वस बनेगा ना, ये H प्लस आयन, क्योंकि वहां पे बफर है एसिडिक बफर, H प्लस एक्स्ट्रा है, ये तुरंत रिएक्शन करके क्या बना देगा, वीक एसिड HA एक्वस, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 1/K, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है KSP। तो आपको इस तरह लिखना होता है बेसिकली। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो आप बॉटम में भी अगर आपने करवा दिया रिएक्शन, ये करवा भी दिया हाइड्रोलिसिस, तब भी आपको करवाना पड़ेगा थर्ड स्टेप, सीधे उसको लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखना क्या होगा, ये S है, ये क्या हुआ S, फिर S माइनस एक्स, ये बनेगा X, ये अपना H प्लस को चेंज करने नहीं देगा, 10⁻³ रहेगा, कितना प्लस बोला था 4, तो 10⁻⁴ ही रखना पड़ेगा इसको आपको। ये कितना हो गया S माइनस एक्स, KSP कितना दे रखा है 10⁻⁻12, K कितना हो गया 10⁻8 प्लस 8। अब पहला एक्सप्रेशन हो जाएगा S इंटू दिस वैल्यू, और दूसरा एक्सप्रेशन हो गया 10⁻8 इक्वल टू x डिवाइड बाई S माइनस एक्स इंटू 10⁻⁴। अब भाई क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए देखो,
अगेन इसमें लगा सकते हो सेकंड डायरेक्शन का के बहुत ज्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, यानी सेकंड डायरेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो अगेन इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो रख के एस इक्वल टू एक्स रख के मल्टीप्लाई करने के बाद, तो एस इंटू एक्स डिवाइड बाई 10⁻⁻4 इक्वल टू 10⁻12 10⁻8। ठीक, यहां पे एज के एज 1/ka इज वेरी हाई, सेकेंड स्टेप बहुत ज्यादा है, इसलिए s माइनस एक्स को अप्रोक्सीमेटली कर देंगे जीरो, यानी s इक्वल टू एक्स। इसको यहां पे पुट कर देना, तो सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर कितना आ गया 10⁻4, नहीं -4 इधर ही तो है, ये भी एक -8 ना, तो s कितना हो गया 10⁻⁻4 मोलर सॉल्युबिलिटी। और देखना इसको बाद में जब मेंस पेपर दे देना उसके बाद अगर देना, देखना ध्यान देना, अपने रिव्यू टेस्ट में आ सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है बाउंडेशन, एंड अपने पेपर वगैरह में पूछ सकते हैं अपन लोग। स्कोर स्कोर में तो खासतौर पे अपन बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं स्कोर, तो उसमें होगा थोड़ा सा क्वेश्चन मिल सकते हैं, सब ऐसा कुछ भी। हाँ एडवांस को, तो थोड़ा ध्यान देना कि जो मार्क्स आ रहे हैं स्कोर में, हो सकता है बच्चे क्या परेशान हो जाते हैं कि वो तो पहले मार्क्स से भी ठीक है, तभी रिवाइज करके भी जाते हैं तब भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, है ना। तो वो स्कोर में जब आते हैं ना बच्चे, तो उसमें फिर ये होता है कि बच्चे और कहते हैं कि मैं तो रिवाइज करके बगैर भी जाते थे पेपर में, अगर रिवाइजन करने करके आते हो उस वक्त फिर टाइम मिलेगा आपको पढ़ने का, तब भी रिवाइज करके जाने के बाद भी नंबर कम और कम आ रहे हैं, है ना। तो वो स्कोर थोड़ा टफ रहता है, क्वेश्चन ठीक रहेंगे उसके थोड़े से। वो आप देखो कोई पेपर का आसान है तो आपको दो चीजें देखनी चाहिए कायदे से, एक परसेंटाइल अपना कि कितने बच्चे हैं और एक टॉपर कहाँ पर है, तो उसके रेफरेंस में देख लेते हैं कितना है, क्योंकि वो पेपर टू पेपर वेरी कर जाता है। तो टॉपर से थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि भाई कितना है, और परसेंटाइल से बहुत नीचे आ रहे हैं क्या अपन परसेंटेज से अपने, दोनों चीजें देख लेते हैं, उस तरह से आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ इंडिकेटर, छोटा सा पार्ट, पता नहीं थोड़ा कर जाऊंगा, 1.5 पेज का, ट्वेल्थ थ्योरी थ्योरी है। इंडिकेटर करो करो, क्या करना है फिर। प्रॉब्लम ये ना, मैं आपको ना करता, लेकिन एक दिक्कत फिर आएगी कि एक बार आपका ये आयनिक खत्म, तो आयनिक के बाद इलेक्ट्रो स्टार्ट करेंगे, और इलेक्ट्रो में एक पार्ट 3 पार्ट का है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो 6 क्लास 3 क्लास 3 क्लास 3 अलग टॉपिक ऐसा मान सकते हो। तो पहले 6 क्लास वाला, जैसे अपन अगर अगली क्लास तो अपन चलो मान लो इंडिकेटर में चली गई, और उसके बाद जो क्लासेस मिल रही हैं दिवाली के पहले वो 6 ही मिलेंगी, है ना। और दिक्कत ये है कि अगर उसको बीच में छोड़ा, मान लो 4 क्लास पढ़ा के छोड़ दिया मैंने आपको, तो फिर वो बीच में लौट के आओगे तो 2 क्लास कुछ याद नहीं रहेगा, पूरा वो 6 क्लास का 2 पार्ट में डिवीजन गड़बड़ हो जाएगा, तो 6 क्लास पूरा खत्म करना पड़ेगा जाने के पहले आपको, गैल्वेनिक सेल जो होता है ना। और ना फिर वो प्रॉब्लम उसमें आएगी कि आधा अधूरे में दिवाली के बाद कुछ याद रहता नहीं, पहले क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था, मुश्किल आ जाएगी काफी। तो इंडिकेटर्स हेडिंग है, ज्यादा नहीं कराऊंगा, 10 मिनट का केवल। अपने पास टाइम तो अपन वैसे लेटा रहे हैं, वो क्लास इधर से उधर जानी पड़ती है, तो अभी तो 1 घंटे 20 मिनट हुए अपने लॉजिकली देखें तो। देखो इसमें लिखो भी बोर्ड से क्या, इंडिकेटर्स कोई खत्म हो जाएगा। बच्चों लिखो इसमें, इंडिकेटर्स आर हेडिंग है इंडिकेटर्स
इसमें लिखो indicators are weak organic acids or weak organic bases. Indicators are weak organic acid और weak organic bases. पहला पॉइंट है indicators are weak organic acids और weak organic bases. या तो ये weak acid होंगे या फिर weak base होते हैं, है ना। कैसे काम करता है, क्या होता है, उस अपन डिस्कस करेंगे, है ना। और थोड़ा सा बस स्टार्टिंग बता रहे क्लास में मेन वर्किंग इसको समझेंगे कैसे काम करता है। तो अच्छा, इसमें सेकंड पॉइंट लिखना, दे हैव different color, they have different color of they have different color of ionized form and of unionized form. They have different color of ionized form and of unionized form. They have different color of ionized form and of unionized form. देखना ध्यान से, क्या होता है, इंडिकेटर एक वीक एसिड या वीक बेस होता है। वीक एसिड वीक बेस पढ़ा ही हम लोगों ने। होता क्या है, इंडिकेटर में दो पार्ट होते हैं। ऐसे कोई भी वीक एसिड होगा, कुछ पार्ट उसका आयंस में जाएगा। अब इंडिकेटर से मान लेते हैं हम लोग कॉमन इंडिकेटर, आपको समझाने के लिए मान लेते हैं कॉमन इंडिकेटर को ले लेता हूं मैं, कॉमन इंडिकेटर फिनोफ्थलीन लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। फिनोफ्थलीन ये एसिड इंडिकेटर है। एसिड इंडिकेटर का मतलब हुआ कि फिनोफ्थलीन में खुद H+ देने की पॉसिबिलिटी होती है। आपका शायद से मालूम हो, आप लोग को कहा दिया कि फिनॉल होता है ना, उसमें थैलिक एनहाइड्राइड से बनता है ये। तो उसमें फिनोफ्थलीन आपको वहां पे वो पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक बढ़ाते उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। खैर, तो फिनोफ्थलीन क्या होता है, एसिड इंडिकेटर। इसका जनरल एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं HIN, देखना ध्यान से, HIN यानी एसिड इंडिकेटर का H+ होगा और साथ में एक नेगेटिव आयन कुछ भी होगा, काफी कॉम्प्लेक्स होता है ना, काफी कॉम्प्लेक्स बेंजीन रिंग और कुछ एनहाइड्रिक ग्रुप होते हैं। तो उस पर अपन नहीं जा रहे हैं, ये IN-। तो होता क्या है, इसे HIN, ये एसिड इंडिकेटर है। जब पानी में ऐड करते हैं ना तो कुछ पार्ट इसका आयंस में आता है, IN-, एक्वस। तो होता क्या है कि ये हो गया इसका अनआयनाइज्ड फॉर्म और ये होता है इसका आयनाइज्ड फॉर्म। इनके कलर बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये कलर 1 है, ये कलर 2 है। मान लेते हैं इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग होता है, बिल्कुल कलर डिफरेंट है। ऐसे फिनोफ्थलीन का केस देखें तो उसमें एक होता है पिंक कलर का और एक होता है कलरलेस, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कलर के दोनों होते हैं। अनआयनाइज्ड फॉर्म का बिल्कुल सेपरेट कलर है और आयनाइज्ड फॉर्म का बिल्कुल सेपरेट कलर होता है। इसको हम लोग एसिडिक फॉर्म, उसको बेसिक फॉर्म भी बोलते हैं। तो अनआयनाइज्ड फॉर्म बोलेंगे या फिर, क्योंकि ये एसिडिक फॉर्म है, एसिडिक फॉर्म भी बोल देते हैं इसको, और इसका कॉन्जुगेट बेस है तो इसको हम बेसिक फॉर्म भी बोल देते हैं। बेसिक फॉर्म का अलग कलर और एसिडिक फॉर्म का बिल्कुल अलग कलर है, तो दोनों के कलर्स बिल्कुल सेपरेट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है यहां तक। अच्छा, अभी काम कैसे करता है, ये कलर कैसे शो करता है, अपना चेंजेस कैसे दिखाता है, उसको अभी देख लेते हैं। तो होता क्या है कि मान लो किसी कंटेनर में एक टाइट्रेशन हो रहा है एसिड बेस का। इंडिकेटर काम तो बताइए ना कि वो ये बताता है किस वक्त इक्विवेलेंस पॉइंट आया। इक्विवेलेंस पॉइंट का पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, कि कब एसिड बेस पूरी तरह से रिएक्शन में कंप्लीट हो चुकी है, रिएक्शन हो चुकी है। देखना ध्यान से, मान लेते हैं कंटेनर में HCl एक्वस है और बाहर से आप ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब जब तुम NaOH ऐड करोगे तो देखने से मालूम पड़ेगा नहीं कि कब खत्म हो गई रिएक्शन, इक्विवेलेंस पॉइंट कब आया। तो हम क्या करते हैं, यहां पे 2-4 ड्रॉप्स इंडिकेटर के ऐड कर देते हैं, कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर एडेड, few drops of indicator
एडेड, कुछ बहुत थोड़ा सा अमाउंट इंडिकेटर का ऐड कर दे। ठीक है, अब करता क्या इंडिकेटर में, होता क्या कॉन्सेप्ट, मान लेते हैं कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है ना, पहले इनवर्स नहीं मिलाया, तो कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, एसिड। तो जब एसिड प्रेजेंट है तो H प्लस आयन ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, भाई ये तो थोड़ा सा पड़ा हुआ है, ये तो पार्टस लॉ पड़े केवल इसके, लेकिन कंटेनर में बहुत सारा H प्लस आयन है, तो H प्लस आयन ज्यादा होगा तो उसमें किधर जाएगी, बैकवर्ड। जब बैकवर्ड जाएगी तो कौन सा पार्ट डोमिनेट करेगा, एसिडिक फॉर्म। तो मुझे इसका कलर नजर आएगा, सॉल्यूशन इस कलर का नजर आएगा। जब एसिडिक सॉल्यूशन है, जब कंटेनर में HCl डोमिनेट कर रहा है, तो कंटेनर में H प्लस ज्यादा, H प्लस ज्यादा, तो बैकवर्ड गई तो मुझे ये कलर नजर आ रहा है सॉल्यूशन में। जैसे जैसे मैं NH मिलाऊंगा, NH धीरे धीरे से मिलाता जाऊंगा, कंटेनर में H प्लस आयन घटते जाएंगे, घटते घटते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, दोनों खत्म, एसिड भी खत्म, बेस भी खत्म, कंटेनर के अंदर नीचे। जैसे ही मैंने थोड़ा सा OH आयन मिला दिया उसके बाद, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद, तो कंटेनर में क्या बढ़ गया, OH आयन। OH आयन इस H प्लस से तुरंत रिएक्शन करके उसको हटा देगा, और जैसे इसको हटाएगा इसमें किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड जाने की वजह से ये पार्ट डोमिनेट करने लगेगा और मुझे बिल्कुल डिफरेंट कलर नजर आने लगेगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन में एक कलर, और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जस्ट बाद दूसरा कलर नजर आता है। ये काम होता है इंडिकेटर का। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूं ये येलो कलर का है, मान लेते हैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, और ये कुछ आपका रेड मान लेते हैं, ये रेड कलर का ये कलर है इसका, इस फिनोप्सिन को नहीं मान रहा, जनरल इंडिकेटर बोल रहा हूं। तो अगर कंटेनर में HCl डोमिनेट कर रहा है रिएक्शन होने के पहले, NOH नहीं हमने ऐड किया, कम ऐड किया, तो कंटेनर में मुझे कौन सा कलर नजर आएगा, येलो, तो उसमें पूरा येलो नजर आएगा। जैसे जैसे मैं ऐड करूंगा धीरे धीरे वहां पर इसका येलो जो वैल्यू है वो कम होगी, पिंक रेड थोड़ा सा। अच्छा, अब जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट के जस्ट बाद सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक। बेसिक होने का मतलब ओवर टाइम थोड़े से भी एक्स्ट्रा हो गए तो उसको H प्लस को हटा देंगे, H प्लस को हटाएंगे, फॉरवर्ड जाएगी, कलर में नजर कौन सा मिलेगा, रेड। तो तुरंत जो कलर है वो येलो से रेड नजर आएंगे। ये हमारा इस तरह से बेसिकली काम करता है इंडिकेटर, एसिडिक सॉल्यूशन में एक कलर, बेसिक सॉल्यूशन में दूसरा कलर। ठीक है, अच्छा, अब जब इंडिकेटर है तो जहां भी इक्विलिब्रियम है वहां पे क्या होना चाहिए, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे दिखाते हैं हम लोग, KIN से, KIN एसिडिक इंडिकेटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे भाई, KIN प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट H प्लस इंटू IN माइनस डिवाइड बाई HIN। ठीक है, अच्छा एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो तुम्हारा KIN लिखोगे ना, IN माइनस HIN तो इंडिकेटर से आएगा, H प्लस किसका होगा, सोल्यूशन का। क्योंकि भाई दो चार आयन इंडिकेटर में, तो इंडिकेटर के तो बहुत कम ही आपने पार्ट ऐड किया है ना सोल्यूशन में। ये H प्लस आयन कहां से आएगा, जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है। HCl का जो H प्लस है, जिसका भी H प्लस है वो लेना पड़ेगा। तो H प्लस कंटेनर में जो सोल्यूशन है ना उसका H प्लस लेना है, इंडिकेटर का H प्लस नहीं लेंगे, है ना। उसको तो दो चार ड्रॉप पूरे सॉल्यूशन में, चार पांच ड्रॉप से वैसे वो वीक एसिड कहाँ टूटेगा, चार पांच ड्रॉप ऐड करने से और भी कम होगा। तो अगर मैं इसका इस तरह ले जाऊं और माइनस लॉग ले लूं, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, PKIN प्लस लॉग ऑफ IN माइनस अपॉन HIN। इसको इधर ले गया और प्लस ले लिया अपन। बस ये ध्यान देना है कि भाई ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये बिल्कुल बफर जैसा फॉर्मूला है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ नीचे एसिड कंजुगेट बेस, है ना। बस ये पीएच का ध्यान रखना है किसका होगा, सॉल्यूशन का। पीएच, पीएच ऑफ, ये पीएच है ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, पीएच ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की है पीएच। जैसे जैसे पीएच बदलेगी ना इनका रेशियो बदलेगा, ये तो कांस्टेंट है पीकेआईएन, सॉल्यूशन में पीएच बदलती जाएगी, इनका रेशियो बदलेगा, उस हिसाब से मुझे कलर का नजर आता है, तो पार्ट डोमिनेट करेगा। नोट कर लो इसको इतना तो पहले। हाँ बस अगर नहीं इतना इतना पढ़ा उतना ही है बच्चा, और है ना, और कुछ नहीं। अरे ये तो क्या खाली इतना लिखाया है, और तो एक आध चीजें और पता नहीं बस। हाँ हाँ ठीक है, अब क्या है, अब बैठो तो बैठे रहो, फिर थोड़ी देर और। कौन सा तुम्हें बहुत काम हम करवाने को बोला जा रहा है, इकट्ठा करो। कौन सा तुम यहाँ पे ट्रेनिंग कोई कर रहे हो, है ना।
तो तुम लोग मिलिट्री में होते तो वहां क्या बोल पाता है ऐसा, है ना, कुछ ना बोलते रहते, बोल दिया तो बोल दिया। समझे? ठीक है, तो सोच के करते रहो। नीचे लिखा है सबसे, पीएच ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, है ना, पीएच ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, अगर ना समझ में आ रहा हो, पीएच ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। अरे ये भी तो खत्म हो जाएगा ना, कितनी है? नहीं रहेगा, चलता रहेगा। कितने लगे, 6 बजे खत्म होगा, 45 पे है। देखता हूँ, अगर खत्म होगा तो रोक दूंगा। अच्छा होमवर्क दे दूँ? हाँ भाई होमवर्क दे दूँ, इससे पहले कि मालूम पड़ा तो बच्चे चले गए। ओके, देखो S1 में अपन जो कर सकते हैं होमवर्क में 59, 60, इसमें नहीं लिखा था, मैं उसको दे रहा हूँ। 59, 60, 62 S1 में, है ना। S2 बच्चों आप लोग 6 तक दिए थे ना अपन ने, अब 7 से लेके 12 तक कर लो, 13 तक। S2 में 7 से 13। ओवन तो पूरा हो गया शायद, नहीं शायद इंडिकेटर बचा हुआ है। इंडिकेटर छोड़ के इसके अलावा कुछ और बचा है क्या? इंडिकेटर छोड़ के कुछ बचा है तो एक बचा हुआ क्वेश्चन। O2 में फिर, O2 में 3, 4, 5, है ना। O2 में 3, 4, 5 कर लो, तो काफी कुछ तो कर ही लिया अपन लोगों ने। 14, 16, है ना। अब ये 25, 24, 25, 26, 27, ठीक है, इतना ही दे रहा हूँ। O2 लगभग खत्म हो जाएगी, S2 काफी हो जाएगा, इतना ही ठीक है। क्वेश्चन थोड़े ठीक भी हैं, S2 में ठीक है, O2 में क्वेश्चन ठीक है ना। चलो, ये होमवर्क दे दिया मैंने, अब चलो लिखना शुरू करते हैं। अब तक ऑनलाइन जो बच्चे हैं, कब तक है, लिख रहे हो? तो खत्म हो जाएगा तो फिर अपन छोड़ देंगे, अगर 1 नंबर खत्म हो आता है नहीं तो। देखो 5:46 तो हो ही गया, 6:15 में खत्म होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाना है, 1 पेज लिखवाना है मेरे को लेक्चर। हाँ तो अब लेक्चर हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, मतलब एक लेक्चर 10 मिनट 15 मिनट लग जाता है करो, तो 10 15 मिनट अपना आज का हो जाएगा, पीछे हो जाएगा पूरा। तो स्टार्ट कर देंगे ना अपने आप, केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे थोड़ा सा। लिख लिया किसने, कुछ लिखना है, कुछ ना लिख रहा हो तो बताओ। कुछ नहीं लिख रहा होगा अभी तो तुम लोग को, नहीं? ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा। अच्छा देखो, होता क्या है ना, इंडिकेटर की एक रेंज होती है, हर एक इंडिकेटर की एक रेंज होती है। हमें देखो, हमारी आईज इतनी सेंसिटिव नहीं है कि माइन्यूट कलर चेंज देख पाए। देखो होता क्या है, मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली। हमारी आईज इतनी सेंसिटिव नहीं है कि बहुत जरा जरा सा कलर चेंज देख पाए। हमें या तो पूरा कलर सॉल्यूशन का येलो नजर आएगा,
या रेड नजर आएगा। बी से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट मिलाया और देखो पहले डार्क येलो था, फिर धीरे धीरे येलो की इंटेंसिटी कम हो गई, मतलब वो हल्का येलो होने लगा, उधर रेड धीरे धीरे किनारे से बढ़ने लगा। वैसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा। पूरा येलो या पूरा रेड, बीच में कुछ दिखाई नहीं पड़ता हमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमारी आईज इतने सेंसिटिव नहीं है कि माइन्यूट कलर चेंज देख पाए। अच्छा, इसका एक रूल होता है कि हमें सॉल्यूशन का कलर HIN जैसा नजर आएगा अगर ये कम से कम 10 गुना हो दूसरे वाले से, या फिर हमें सॉल्यूशन का कलर IN- जैसा नजर आएगा जब कम से कम ये 10 गुना हो इसकी कंपैरेटिवली। एक जो कंपोनेंट है वो कम से कम 10 टाइम्स होना चाहिए दूसरे कंपोनेंट से, तब मुझे उसका कलर नजर आता है। माइन्यूट कलर चेंजेस नहीं दिखाई पड़ते हमें। ये पॉइंट लिखवाना है अपन को, तो इसमें लिखो, अगला पॉइंट लिख लेना, ह्यूमन आईज आर नॉट सेंसिटिव इनफ। Human eyes are not sensitive enough. Human eyes are not sensitive enough to track minute color change of solution. Human eyes are not sensitive enough to track minute color change of solution. To track minute color change of solution. To track minute color change of solution. Full stop. फिर नेक्स्ट टाइम में लिखना, color of solution will be like color of HIN. Color of solution will be like color of HIN. Color of solution will be like color of HIN if, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे, if HIN upon IN minus concentration equal to 10:1 या greater than equal to 10:1. Color of solution will be like color of HIN if HIN upon IN minus concentration greater than equal to 10:1. तो अगर मैं इक्वालिटी का भी साइन मान लूं तो उस वक्त सॉल्यूशन की पीएच क्या हो जाएगी, पीएच इक्वल टू PKIN प्लस लॉग ऑफ IN माइनस अपॉन HIN, सही ना। तो उस वक्त सॉल्यूशन की पीएच क्या हो जाएगी, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू PKIN -1। लिखना दो लाइन है ना, लिखो उसको जल्दी से। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में लिखना, सिमिलरली बोलू मैं लिख रहा हूं अभी, सिमिलरली कलर ऑफ सॉल्यूशन will be like color of IN minus. Similarly, color of solution will be like color of IN minus if मैं कहूँ यहाँ पे IN minus upon HIN, ये 10 टाइम्स हो, 10 greater than equal to 10:1। तो बच्चों उस वक्त सॉल्यूशन की पीएच कितनी हो जाएगी, PKIN +1, ठीक है ना। तो बेटा इसके से बफर रेंज नहीं क्या हम लोगों ने, बफर रेंज पीएच इक्वल टू PK +-1, वैसे ही यहाँ पर इंडिकेटर की एक रेंज होती है, इंडिकेटर की एक पीएच रेंज होती है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, PKIN +-1, ये इंडिकेटर की एक रेंज होती है। यानी कि इसको प्रैक्टिकली कैसे सोचना है आपको, कि सॉल्यूशन की पीएच, नोट कर लो पहले, बस ये इसकी बात खत्म ही कर रहे हैं, है ना। इसको लिख लो, स्टेट समझ लो मीनिंग क्या है इसका, और एक होमवर्क और इसमें बढ़ा देंगे छोटा सा, बस इतना और कुछ ठीक। तो देखो क्या है कि हमें इंडिकेटर एक रेंज मिल गई, PKIN +-1। ऐसे मैं कहूँ फिनोल्फ्थालीन की एक रेंज होती है पीएच की 8.3 to 10, है ना। वो कैसे आता है आपने देख लिया, है ना। तो अभी होता क्या है कि 8.3 से 10 अगर रेंज है तो इसका मीनिंग क्या होता है, पीएच सॉल्यूशन के अगर 8.3 के नीचे है तो मुझे एक कलर नजर आएगा,
सॉल्यूशन की पीएच अगर 10 के ऊपर है तो दूसरा कलर नजर आएगा, अगर सॉल्यूशन की पीएच 8.3 और 10 के बीच में है तो हमें समझ में नहीं आ रहा कलर क्या है एक्चुअल में। मैं दोबारा बोल देता हूं, सॉल्यूशन की पीएच 8.3 के नीचे एक कलर, सॉल्यूशन के पीएच 10 के ऊपर दूसरा कलर। अगर सॉल्यूशन की पीएच इनके बीच में है तो मुझे कलर नहीं नजर आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कैसे उसका यूज करना होगी क्लास में देख लेंगे, बस ऐसा ध्यान रखिए कि ह्यूमन आइज बहुत सेंसिटिव नहीं है, तो माइन्यूट कलर चेंज देखने के लिए हमें पीएच सॉल्यूशन का अगर 8.3 के नीचे है तो एक कलर और 10 के ऊपर है तो दूसरा कलर। अब बच्चों क्या है, कुछ इंडिकेटर है 5 या 6, उसका आपकी सीट में एक टेबल बना हुआ है, वो आप नोट करके ले आना। बस तो कोई उम्मीद नहीं है नोट करने की, है ना, वो यहीं पे करवाना पड़ेगा मुझे, लेकिन बेटर है कि कर ही लो, फिर अभी कर लो, बहुत कर लिया होगे तो वो तो कभी हुआ है आज तक। चलिए मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 179 पे, है ना, 179 ही है ना, एक बार चेक कर लो कि 170 तुम्हारे में 179 पे तो लिखा है ना, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है देखो, ये टेबल बना हुआ है, ये पेज नंबर 179 में एक टेबल बना है, छोटा सा है, आप इसको अभी बना सकते हो, जरूर बनाओगे। 179 में एक टेबल बना हुआ है नीचे की तरफ बिल्कुल, इंडिकेटर और उनकी रेंज पीएच की, बस इतना ही है ना, होमवर्क तो ये बढ़ा दो, क्या होमवर्क कर लोगे भाई, आई नहीं कहा टेस्ट में तो कर भी लोगे, बोल मैं कर बोलो, वरना फिर एक क्लास में लेना पड़ेगा कि बात पूरा पूरा, ताकि आप लोग थोड़ा सा बढ़ा देते, ज्यादा नहीं, ठीक है। जे मेंस में एडवांस में दूं, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 21, 22, 24। अगर तुम्हें अगर ऐसा है तो तुम मेंस पूरी कर सकते हो, जहां इंडिकेटर लगाए कुछ दिखाई पड़े आप उसको छोड़ देना। जे एडवांस में कोई क्वेश्चन नहीं इंडिकेटर का, आप पूरा कर सकते हो, जे एडवांस पूरा कर सकते हो जो करना चाहें, कोई क्वेश्चन इंडिकेटर का नहीं है। ठीक है, क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे उसको, ठीक है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट सेंड कर रहा हूँ मीटिंग, बाय टू ऑल ऑफ यू।